कोरियन ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है द हस्बैंड। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम हमारे मेन लीड्स को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो दोनों सनराइज को देखते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साइड से बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे। उस टाइम पर वो एक मीटिंग में होते हैं जहाँ पर डॉक्टर को सभी को बता रहे होते हैं कि उन्होंने सर्जरी का एक नया तरीका ढूंढा है, जहाँ पर वो स्पाइनल सर्जरी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो हमारे हीरो ताइजू को बुलाता है, क्योंकि वही है जिसने कि ये नया तरीका ढूंढा है। लेकिन ताइजू कहने लगता है इस टाइम पर मुझे एक इमरजेंसी है, मतलब कि मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। इसकी वजह से वो वहाँ से चला आता है। लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो ऐसे कैसे जा सकता है। यून को भी देखते हैं, जो कि थोड़ी सी गुस्से में दिख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सर्जरी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें सियोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन से मिलती है जिसका नाम चेयरमैन किम होता है, जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं, मतलब कि डॉक्टर को, जो कि उसके पिता है। चेयरमैन किम की थोड़ी देर बाद सर्जरी होने वाली है। दूसरी तरफ हम ताइजू को देखते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, जहाँ पर वो बाहर कुछ आवाजें सुनता है। तभी उसके पास एक नर्स आती है, उसे बताती है कि बाहर एक लेडी है जो कि बहुत जोर से चिल्ला रही है, क्योंकि उसके पति की सर्जरी होने वाली है। हमारे पास अभी कोई भी सर्जन नहीं है, जिसकी वजह से लेट हो रहा है। इसी वजह से वो लेडी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रही है और रो रही है। इस लेडी को दिखाया जाता है, जो कि उस टाइम पर रो रही होती है। उसके पति की जल्दी से जल्दी सर्जरी करने के लिए कहने लगती है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उसे बाहर निकालने लगते हैं। तभी ताइजू उन्हें रोक लेता है और उसके पति को चेक करने लगता है, पर उसे पता चलता है कि उसका पति ठीक से ही चल नहीं पा रहा है, क्योंकि कल उसने कुछ ज्यादा सामान उठाया था। लेडी की बातें सुनने के बाद ताइजू कहने लगता है कि मैं इनका ऑपरेशन करूंगा। ये सुनने के बाद नर्स यून के पास पहुंचती है, क्योंकि प्रेसिडेंट किम की सर्जरी होने वाली थी। यून जैसे ही ये बात सुनती है, वो ताइजू के पास आती है और कहने लगती है कि ये टाइम तो वीआईपी पेशेंट का है, उनकी सर्जरी होने वाली थी, ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी की भी सर्जरी नहीं कर सकते। ताइजू कहने लगता है कि उस आदमी को सर्जरी की जरूरत है। वहाँ पर वो उस आदमी की कंडीशन भी बताता है और कहता है कि अगर जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो आदमी कभी भी चल नहीं पाएगा। टाइम पर उस आदमी को लाया जाता है। जो लेडी होती है वो पूरी तरीके से रो रही होती है। यून ये सब देखती है, लेकिन ये सब देखने के बाद भी वो कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल के शेड्यूल के हिसाब से ही काम करना होगा। ताइजू कहने लगता है कि अभी इस टाइम पर उस आदमी की सर्जरी करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनने के बाद सियोन गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास हमेशा कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट होता है। ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम ताइजू को देखते हैं, जो कि फिर भी उस आदमी की सर्जरी करने के लिए पहुंच जाता है। सीओ सर्जरी स्टार्ट करने वाला होता है। वहाँ पर डॉक्टर को आ जाते हैं, जो कि उसके फादर इन लॉ है, मतलब कि सियोन के पिता है। को वहाँ उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें डायरेक्टर किम की सर्जरी करनी है। लेकिन वो कहता है कि मैं ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। लेकिन डॉक्टर को मान नहीं रहे होते, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है और उनको बाहर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर को उसकी बातों को मान नहीं रहे होते, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, जो कि कुछ ज्यादा ही रूडली होता है। हम देखते हैं कि सियोन बाहर खड़ी हुई यह सब सुन रही होती है और देख रही होती है। अगले दिन हम ताइजू को देखते हैं, जो कि अपने घर पर होता है और सुबह सुबह उठकर अपने लिए कॉफी बनाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सियोन आ जाती है, जो कि अपने लिए कॉफी लेने के लिए आई होती है। वहाँ पर वो ताइजू का आंसर नहीं देती, जिसकी वजह से ताइजू माफी मांगता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं शेड्यूल के हिसाब से काम करूंगा। यून कहती है कि चेयरमैन हमारे हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, तुम्हें पता है ना कि हमारे हॉस्पिटल के रूल्स क्या है, फिर भी तुमने उनको तोड़ा। ताइजू कहता है कि वो रूल्स तुमने और तुम्हारे पापा ने बनाए हैं। लेकिन सियोन यह बात सही से सुन नहीं पाती। हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता और चेयरमैन दोनों से माफी मांग लूंगा। ताइजू ऐसा ही करता है, वो डॉक्टर को से माफी मांगने लगता है। डॉक्टर को उस टाइम पर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मुझे गेट आउट बोल दिया था, मतलब कि वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, और तुमने बहुत रूडली वो बोला था, मुझे पसंद नहीं आया। वहाँ पर वो उसको बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो उनकी सारी बातें सुनता रहता है
और उनसे माफी मांगता रहता है। ताइजू सैड होते हुए बाहर आता है, जहाँ पर नर्स उसके बारे में ही बात कर रही होती है। वहाँ पर हम डॉक्टर चोई को भी देखते हैं, जो कि ताइजू का दोस्त है। अब ताइजू को देखते हैं जो कि लिफ्ट में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मिस चा है। ताइजू तो चला जाता है, लेकिन वहाँ पर चोई आ जाता है, जो कि मिस चा से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलोगी, लेकिन वो उसे मना कर देती है। ताइजू लिफ्ट से बाहर आता है, जहाँ पर वो अपने सामने अपनी वाइफ मतलब कि सियोन को देखता है। वो इस टाइम पर एक मीटिंग के लिए जा रही होती है। वो उसे रोकता है और उसको थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने ही चेयरमैन को मनाया था, यहाँ तक कि न्यूज के सामने सब कुछ क्लियर कर दिया था। इसके वजह से वो उसे थैंक यू कहता है, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैंने तुम्हारी वजह से ये सब नहीं किया है। ताइजू वहाँ पर पहले तो खुश हो रहा था कि शायद उसकी वजह से ये सब उसने किया है, लेकिन वो क्लियर कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं किया है। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं, जो कि एक स्टॉप पर रुकती है। तभी उसके सामने एक फैमिली आती है। ये देखने के बाद वो इमोशनल हो जाती है और हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंट में सियोन वो सोचने के बाद जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ हम ताइजू को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसका दोस्त चोई आता है, जो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चोई उसके बचपन का दोस्त है, मतलब कि स्कूल फ्रेंड है। वहाँ पर ताइजू और सियोन के रिलेशन के बारे में बात करता है, कहता है तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, और यहाँ तक कहता है कि तुम्हें उसको सच बोल देना चाहिए। मुझे जिस हिसाब से दिख रहा है तुम दोनों का रिलेशन कुछ टाइम तक नहीं चल पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए तुमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिसके वजह से ताइजू सियोन के लिए डिनर बनाता है। वहाँ पर सारी चीजें सियोन की फेवरेट होती है, लेकिन सियोन उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। सियोन शावर लेने के बाद वापस वहाँ पर आती है और बैठ जाती है। वहाँ पर वो उसके लिए एक वाइन सर्व कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों बोतल को छुड़वाने लगते हैं, जिसकी वजह से बोतल उनसे छूट जाती है और टूट जाती है। क्लाइंबिंग में यूज करने वाला वो चीज भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सियोन गुस्सा करती है और कहती है कि हम दोनों साथ में रहते हैं तो सब कुछ बिगड़ ही जाता है। ताइजू कहता है कि मैं ये ठीक कर दूंगा और उसे जोड़ने के लिए कहता है। वो कहती है हमारा रिलेशन भी ऐसे ही टुकड़ों में टूट चुका है, तुम उसको सही नहीं कर सकते। ताइजू उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। सियोन कहने लगती है कि तुम जैसे हमेशा से रहते आए हो बस वैसे ही रहते रहो। ताइजू कहता है कि चलो मैं ये जोड़ देता हूँ। हम देखते हैं कि सियोन उठकर जाने लगती है। ताइजू उसे रोकता है और कहता है कि चलो इसे खत्म कर देते हैं। वहाँ पर वो उसे डिवोर्स लेने की बात करता है, लेकिन सियोन कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहती। इसे ताइजू रीजन मांगने लगता है और कहता है कि जब तुमने बोला है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकता, चाहे कितना भी ट्राई कर लो कुछ भी सही नहीं होने वाला, तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन वो मना करती है और कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स इसीलिए दे रहे हो क्योंकि तुम जो चाहते हो मैं वो तुम्हें नहीं दे रही हूँ। अगले दिन हम उनको एक पार्टी में देखते हैं। वहाँ पर हम ताइजू को देखते हैं, जो कि चोई के साथ खड़ा हुआ होता है और डिवोर्स के बारे में उसे बताता है। चोई कहता है कि इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है कि तुम नई क्लिनिक खोल सको। दोनों की बात खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस चा आ जाती है, जो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उस टाइम पर पीछे से उसकी वाइफ उसे देख रही होती है। चा कहती है कि तुम हमेशा से बहुत अच्छा काम करते हुए आए हो। तभी उसकी वाइफ पीछे से आ जाती है और मिस चा वहाँ से चली जाती है। सियोन उसके पास आती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, मतलब उसके प्रोजेक्ट के बारे में वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और टोस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है कि वही से सियोन वहाँ पर डिवोर्स की बात करने लगती है। वहाँ पर वो एक बार जोर से डिवोर्स के बारे में बोलती है। ताइजू कहता है कि ये सही जगह नहीं है जो तुम बात कर रही हो, और वो वहाँ से चले जाता है। अपने भाई और माँ के जगह पे आ जाता है, मतलब कि वो लोग एक होटल चलाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आती है। वो खाना खाने लगता है और उसकी माँ थोड़ा सा और खाने लेके आती है उसकी वाइफ के लिए। अगले सीन में हम ताइजू को देखते हैं, जो कि अपने भाई के साथ बैठा हुआ था और वहाँ पर ड्रिंक करता है और अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो अपने भाई को बताता है। उसका भाई कहता है तुम्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए, क्योंकि शादियों में ऐसा ही होता है। ड्रिंक करने के बाद वो अकेला नाइट में जा रहा होता है। उसके बाद वो एक कंपनी को कॉल करता है और उनके ड्राइवर को बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है। ताइजू उस टाइम पर बहुत ज्यादा ड्रिंक में होता है। वो बंदा उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं, जो कि बेड पर लेटी हुई थी।
तभी उसके पीछे कोई खड़ा रहता है। यून को लग रहा था कि उसका पति है, लेकिन वो ताइजू नहीं था, वो कोई और ही था। सुबह ताइजू उठता है और उसके पास कुछ कॉल्स आए हुए थे। ताइजू उठता है और सारा सामान वहीं पर रखा हुआ था। वो देखता है कि उसकी वाइफ कमरे में नहीं है। वहाँ पर क्लाइंबिंग का जो गियर होता है वो उसके बगल से रखा हुआ था। ये चीजों को इग्नोर करने के बाद ताइजू हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। बंदा खुद को नाइट वाला ड्राइवर बताता है और कहता है कि आपने कल नाइट की पेमेंट मुझे नहीं दी है। उसकी वजह से ताइजू उसका अकाउंट नंबर मांगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंदा उसकी वाइफ के बारे में बात करने लगता है। उसकी वजह से ताइजू गुस्से में आता है और कॉल को कट कर देता है। हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां पर उसके सामने चोई आता है। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ आज गोल खेलने के लिए नहीं आई थी और ऐसा नहीं हो सकता। कल उसने मुझे डायरेक्टर को वहां बुलाने के लिए कहा था, लेकिन वो आज नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ताइजू अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन वो ड्राइवर उस कॉल को उठाता है। ताइजू कहता है कि तुम कौन हो और मेरी वाइफ कहाँ पर है? वो ड्राइवर बताता है कि कल नाइट में तुमने ही तो मुझे उसे मारने के लिए कहा था। पर वो ड्राइवर बताता है कि तुम्हारी वाइफ अभी तो जिंदा है, लेकिन जैसे ही तुम मुझे पैसे दे दोगे मैं उसे मार दूंगा। ताइजू कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वो ड्राइवर ताइजू पे गुस्सा करने लगता है। ड्राइवर ताइजू को एक वीडियो भेजता है जिसमें ताइजू नशे में होता है और कहता है कि मुझे मेरी वाइफ से दूर जाना है। ताइजू के कहने का इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन वो ड्राइवर कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। ताइजू उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं उस टाइम पर नशे में था। अब वो ड्राइवर कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 1 मिलियन वॉन देना होगा, जिसकी वजह से ताइजू मान जाता है। ड्राइवर उसको धमकी भी देता है कि अगर 3 घंटे में तुम पैसे लेके नहीं आए तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। ताइजू अपने ऑफिस में होता है और उस टाइम पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ताइजू अपनी कार में जाके सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करता है। फिर वो भी पूरी तरीके से खाली होता है और ताइजू को समझ आता है कल नाइट में ड्राइवर बनके जो बंदा आया था उसकी वाइफ को उसने किडनैप कर लिया है। ताइजू ड्राइवर वाले कंपनी को कॉल करता है। कंपनी उसे बताती है कि हमारा ड्राइवर तो आपके पास पहुंचा ही नहीं था क्योंकि आपने कॉल ही नहीं उठाया। इसी टाइम पर हमें उसी किडनैपर को दिखाया जाता है जो कि सियोन की गाड़ी को पानी में धकेल रहा होता है। दूसरी तरफ ताइजू को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के सामने आ चुका होता है। तभी उसके पास उसी किडनैपर का कॉल आता है और उस टाइम पर वो वीडियो कॉल करता है। अब हम सियोन को देखते हैं जिसे वो पानी में डुबो रहा था। ये देखने के बाद ताइजू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, थोड़ा सा डरा भी होता है। ताइजू कहता है कि तुम ऐसा मत करो। किडनैपर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम कुछ भी गलत मत करना। ताइजू को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। हम देखते हैं कि वो पैसे लेने के लिए बहुत सारी जगह जाता है, लेकिन कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं होता। जिसके बाद ताइजू उस किडनैपर से बात करता है। उसे कहता है कि पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। वहाँ पर ताइजू बैग में ऊपर से उसे पैसे दिखा देता है। किडनैपर पैसे देखने के बाद उसको एक जगह पर बुलाता है। हम देखते हैं कि ताइजू जल्दी से जल्दी उस जगह पर जाता है। एक मोड़ पर ताइजू के सामने एक स्कूटी आ जाती है। जो इंसान होता है स्कूटी बचाने के चक्कर में वो गिर जाता है। ताइजू अपनी कार से निकलता है और उस इंसान के पास पहुँचता है। वो इंसान कहता है कि 1 मिलियन वॉन कहाँ पर है? ताइजू को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो इंसान फिर से कहता है कि मेरे पैसे कहाँ पर है? जैसे ही ताइजू कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि वो इंसान ताइजू को करंट लगा देता है और वहीं पर बेहोश कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को